चुनाव से पहले इसका जोड़ घटाव नहीं किया गया था, या हो सकता है कि ये जिद हो मीसा भारती की नहीं वो चुनाव लड़ेंगे ही, इसलिए उस जिद को पूरा करने के लिए एक सीट की तिलांजलि दी गई। नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जी। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह गया है कि नीतीश कुमार इस खेमे में आ जाए। अगर नीतीश कुमार इस खेमे में आ जाते हैं तो मामला फंस सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात करेंगे। बिहार के 2 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं और उस पर उपचुनाव होने वाले हैं। पहली सीट जो है विवेक ठाकुर की है भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरी सीट मीसा भारती की है आरजेडी कोटे से। मीसा भारती का जो कार्यकाल है वो 2026 तक का है, तो वहीं विवेक ठाकुर का जो राज्यसभा का कार्यकाल था वो 2028 तक का था। चूंकि अब दोनों सांसद बन गए हैं, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से मीसा भारती बनी है, विवेक ठाकुर नवादा से बन गए हैं, तो इन दोनों के जगहों पर चर्चाएं खूब हो रही हैं कि कौन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी किसे राज्यसभा भेजेगी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की तो चर्चा चली रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक चर्चा ये है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य, जिनको सारण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था, राजीव प्रताप रूडी के सामने वो थी, राजीव प्रताप रूडी से वो टक्कर ले रही थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो क्या ये सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव मीसा भारती वाले सीट पर रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेज सकते हैं? क्या ये सब कुछ संभव हो सकता है? मुद्दे की बात में आज इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं। बाबा, बहुत लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य को भेजा जा सकता है राज्यसभा, संभव है? क्या लालू प्रसाद यादव भेज सकते हैं? देखिए, ये जो तिलिस्म है इसको हम खोलेंगे जी। चुनाव के समय भी ये बात चर्चा में थी कि आपने देखा होगा कि एनडीए में भी इस बात की चर्चा थी कि अगर जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार भी सकते हैं, तो ये कहा गया कि एक सीट जो लोकसभा की है उसके साथ साथ उन्होंने एक और रिजर्व सीट मांग लिया, जो कि अगर चुनाव हारते भी हैं तो वो जा सकते हैं जी। लेकिन ये चर्चा मात्र थी। वहीं दूसरी तरफ ये था कि अगर मीसा भारती चुनाव जीत जाती, जो लगातार हारती आ रही थी, तो चुनाव जीत जाती हैं तो उस राज्यसभा सीट का क्या होगा। लेकिन ये बातें शायद चुनाव से पहले इसका जोड़ घटाव नहीं किया गया था, या हो सकता है कि ये जिद हो मीसा भारती की नहीं वो चुनाव लड़ेंगे ही, इसलिए उस जिद को पूरा करने के लिए एक सीट की तिलांजलि दी गई। खैर, इन सारी बातों को बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें राज्यसभा के 2 सदस्य हैं वो चुनाव जीते हैं। हालांकि देश भर में और भी कई सीटें खाली हो रही है। इसके अलावे आपको बता दें कि राज्यसभा में जो चुनाव की प्रक्रिया रही है, आपने देखा होगा कि पिछली बार भी चुनाव हुआ था, तो जो सीटें थी वो सीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। अगर 5 सीटें हैं तो 5 सीटों में जो 243 विधायक हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। लेकिन जो इसमें बीच में चुनाव होते हैं, उस चुनाव में, उपचुनाव में प्रक्रिया में बदलाव हो जाता है। कानून कुछ और कहता है। अच्छा। तो खैर, हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में जो ये चर्चा चल रही है मीसा भारती की, मीसा भारती लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वो सिंगापुर गई हैं। रोहिणी आचार्य, माफ कीजिएगा, रोहिणी आचार्य सिंगापुर गई हैं, और सिंगापुर जाने के बाद ये चर्चा लगातार शुरू हो गई है कि आखिर अब उनका रोहिणी आचार्य का होगा क्या। उन्होंने कई सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, फिर पोस्ट भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जी। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह गया है कि नीतीश कुमार इस खेमे में आ जाए। अगर नीतीश कुमार इस खेमे में आ जाते हैं तो मामला फंस सकता है। मामला दोनों सीट का फंस सकता है, और जो मुंह पिजा करके बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो राज्यसभा की सीट उससे छीन सकती है। क्योंकि राज्यसभा में जो उपचुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल अलग है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपने बताया भी कि विवेक ठाकुर और मीसा भारती, ये 2 सीटें खाली हुई है। विवेक ठाकुर का कार्यकाल 28 तक है,
माफ कीजिएगा 26 तक है, 26 तक है, 26 तक है और उनका 28 तक है जी। 28 तक है। तो दोनों के कार्यकाल को लेकर के दिखाया जाता है। एक का लगभग 2.5 महीने के आसपास बचता है, 2-2.5 महीने के आसपास, और एक का लगभग 4 साल के आसपास बच रहा है मीसा भारती का। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? तो एक चीज तो आप समझ लीजिए कि जो केंद्र में सरकार बनी है और ये दोनों की दोनों राज्यसभा की सीटें जो है वो सत्ता पक्ष के पास चली जाती हैं। संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो हमने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि जो वर्तमान विधानसभा की स्थिति है, जो बहुमत अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा साबित करके सरकार बनी है, उस सरकार के पास 128 विधायकों का बहुमत प्राप्त था। हालांकि अभी कुछ घटे भी हैं, जैसे आपने देखा कि कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया, कई लोग चुनाव जीत करके गए हैं विधायक, तो उससे भी सीटों का इधर उधर कम बेस हुआ है। हालांकि बहुत सारे सीट जो है उधर से कम नहीं हुए हैं। एक ही सीट जो जीतन राम मांझी का वही कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी तो जो भी सीटें हैं वो महागठबंधन की तरफ से कम हुआ है। खैर आरजेडी की 2 सीटें हैं, CPI-ML की 1 सीट है, तो 3 सीट उधर से हुआ है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जब मीसा भारती के सीट पर रोहिणी आचार्य को भेजने की बात होती है तो कहीं ना कहीं नियमों का अध्ययन नहीं होता है और यूं ही उस बात को कह दिया जाता है। नियम ये कहते हैं कि जो ये चुनाव होंगे एकल पद्धति से चुनाव होंगे, यानी एक सीट पर पूरा सदन एक बार वोट करेगा, दूसरे सीट के लिए पूरा सदन फिर से वोट करेगा। यानी कि जो सामान्य प्रक्रिया में चुनाव होते हैं अधिक सीटों पे के होने के बाद, कि अगर अब एक सीट मान लेते हैं खाली हो जाए जी, तो एक सीट खाली हो जाए तो कौन जीतेगा? जिसके पास बहुमत ज्यादा है वो जीतेगा, बीजेपी की तरफ से। तो ये प्रक्रिया तो सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ 2 सीट खाली हुआ तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ भी एकल चुनाव होते हैं। मान के चलिए कि विवेक ठाकुर का 1 सीट खाली हुआ तो वो एक सेपरेट सीट है, क्योंकि उसको 2020 से वो राज्यसभा गए हैं। इनका एक अलग सीट है 2022 से गई हैं, तो दोनों का अलग अलग चुनाव होगा। और ऐसी स्थिति में मीसा भारती की सीट पर रोहिणी आचार्य का भेजना संदिग्ध है। संदिग्ध क्या है, मतलब संभव नहीं है, भेज नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आपने जो दूसरी बात पूछी है कि कुशवाहा की लग सकती है लॉटरी, लगातार आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो दिल्ली में अपने डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनसे गर्मजोशी से मुलाकात की वो भी एक अलग कहानी कह रही थी। हमने कुछ देर पहले ये खबर किया था जिसमें हमने ये भी बताया था कि बिहार को इस बार विशेष फोकस रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है और इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने 2024 में भी और 2020 में भी दोनों चुनाव में अपना टसन दिखलाया है। और टसन दिखलाने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ साफ नजर आई है कि 2025 के चुनाव के लिए अलग से तैयारी करनी होगी और वो तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। जी। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को और खास करके राजपूत समाज को, यानी कुशवाहा और राजपूत समाज को एकजुट रखने की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि कुशवाहा समाज ने तो विद्रोह का नारा फूंक ही दिया है। आपने देखा कि 2024 के चुनाव में नजर आया, 2020 में तेजस्वी यादव मात्र 10,000 वोटों से पीछे रह गए थे, वो भी आपने देखा। उसमें भी क्या कुछ हुआ था सब लोग जानते हैं कि अंतिम समय में जो महागठबंधन था वो बिखरा था। जीतन राम मांझी पहले निकल गए थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा निकले, उसके बाद अंतिम समय में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका था, जब सीट शेयरिंग अनाउंस करना था, तब बाहर हुए थे मुकेश सहनी। तो ये सारी बातें देखने को मिली थी और ये लोग अगर साथ में होते तो निश्चित रूप से परिणाम बदल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 2024 में भी आपने देख लिया कि कैसे कुशवाहा जीत करके लोकसभा चले जाते हैं औरंगाबाद से। ये भी एक बड़ा थ्रेट है बिल्कुल एनडीए गठबंधन के कुशवाहा समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक दो आपके पास कुशवाहा बड़े नेता हैं। एक तो आपने अध्यक्ष बना करके रखा है सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम भी बनाया है, और दूसरी तरफ आपके उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी अगर कुशवाहा का वोट आपको नहीं पड़ता है तो निश्चित रूप से इस चिंता का कारण जरूर है। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज को खुश करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इस बार मंत्रिमंडल में भी कोई कुशवाहा नहीं है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी का, वो पहले से सोच के रखा है कि उसको करना क्या है। ट्विस्ट एक करना है जिस ट्विस्ट को लेकर के 2025 के चुनाव में बजाया जा सके। बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा की हार
2025 में फायदा का सौदा हो सकती है यदि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि कुशवाहा बहुत ज्यादा एंटी भी एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप देखिए क्योंकि उनसे एक बातचीत, एक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हो चुकी है। दिल्ली में बैठकर वो यही सब मंथन कर रहे हैं कि क्या करना है हमको। आपने देखा होगा कि बीच में कई तरह की बातें हुई, उन्होंने एयरपोर्ट पे एक बयान भी दिया था। क्या हुआ सभी जानते हैं, कौन अपना कौन पराया, कौन पराया वाली बात, और नहीं किसने साजिश किया, किसने हराया, ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें भी इस तरह की बात नहीं है। और फिर एक बार कहेंगे कि जब दिल्ली में संपादक नवनीत मिश्रा जी ने उनसे इंटरव्यू किया, बहुत खोद करके उनसे पूछा, तब भी उन्होंने इस पूरे विषय को विवादित नहीं बनने दिया और उन्होंने साफ कहा कि ये चीज़ें ही गलत हैं। तो खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें से एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि राज्यसभा की एक सीट जो राष्ट्रीय जनता दल के पास थी उसके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इस बार राज्यसभा एक जेडीयू से और एक बीजेपी से जाएगा और बीजेपी को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो किसे भेजे। एक चीज़ तो हम लोगों ने पहले ही कोशिश किया है स्थापित करने का, बताने का, और समीकरण जोड़ करके जो परिस्थितियां बनी है कि उसमें राधा मोहन सिंह जो है उनको बनाया जा सकता है विधानसभा का स्पीकर, माफ कीजिए लोकसभा का स्पीकर, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करा करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में 2025 के चुनाव का जमीन सेट कर सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों ही समाज को, दोनों ही जातियों को साधने का काम किया जाएगा। चाहे लाख कह ले उपेंद्र कुशवाहा कि जाति उति कुछ नहीं होता है, हम लोग जातीय आधार पर नहीं करते हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी है वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जातीय समीकरण का कोई ना कोई पुट है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जो 2025 के चुनाव में जीत के तरफ लेकर के जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये साबित करना होगा। और इस राज्यसभा की सीट पर जो फिर बार बार हम बता रहे हैं कि फुल स्टॉप है, कहीं से भी ये क्यों, मतलब ये रोहिणी आचार्य को क्यों नहीं मिल सकता है? ये भी तो दर्शकों के मन में होगा सवाल कि भाई क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से रोहिणी आचार्य को इसलिए नहीं मिल सकता है कि रोहिणी आचार्य को राज्यसभा तब भेजा जा सकता है जब ये सीट महागठबंधन के पास हो। ये सीट महागठबंधन के हाथ से तो छीन रहा है, क्योंकि जब चुनाव होगा तो महागठबंधन के पास 110 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और दूसरी तरफ 122 से तो ज्यादा ही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सीटों पे जीत साफ साफ दिखाई दे रही है। कोई ही लुजत नहीं नजर आ रहा है कि इस सीट पे एनडीए गठबंधन के ही उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे और बहुत जल्द इसका भी फैसला आपको देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेजने का ख्वाब देखने वालों के लिए एक झटका जरूर है और ये सीट भी झटका लगा। मीसा भारती का अभी कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन अचानक से वो हाथ से निकल गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन मीसा भारती वाली सीट रोहिणी आचार्य को नहीं जाएगी, वो या तो जदयू या फिर बीजेपी को जाएगी। अब दोनों में एडजस्ट करना है कि कौन इस सीट को रखता है या फिर अपने किसी घटक दल को देते हैं। ये फैसला उन दोनों को मिल करके करना है। देखिए, मुद्दे की बात में इस बात की चर्चा करनी बेहद जरूरी थी कि रोहिणी आचार्य को क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव राज्यसभा भेजेंगे। और हमने पहले भी आज से 5-6 दिन पहले हमने इस खबर को किया भी था, लेकिन चूंकि ये खबर फिर से उलझ गई थी रोहिणी आचार्य जा सकती हैं राज्यसभा, इसलिए इस खबर पर आकर के हमें स्पष्टीकरण देना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने पहले ही इस बात को बता दिया है कि राज्यसभा की दोनों सीटें जो है वो एनडीए की तरफ जा रही हैं। चलिए, राज्यसभा की 2 सीटें एनडीए की तरफ है तो उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगनी लगभग तय मानी जा रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।